Hello everyone, welcome to my next class. And the main topic of this session is measure of central tendency. Last time I discussed what is the statics and what is the utilization of statics in business management and what is utilization of uh, what is the utilization of average and other statistical method for a decision making. So in this class, I define what is the use of central tendency and what is the method to uh, identify to center tendency or average. In we take a center tendency in the term, if we define a center tendency in the term of a measurement, we identify mean, median, mode. Many times mean median mode is the same place and many times mean median mode is different place. All these things are the center tendency. So let's introduction about the center tendency. Center tendency, a measure of center tendency is a summary statistics that represent the center point or typical value of a data set. These measure indicates where most values in a distribution fall and also referred to as the central location of a distribution. That means सेंटर टेंडेंसी से हमें वो वैल्यू मिलती है जो बिल्कुल मिड में हो या बीचों बीच हो सेंटर पॉइंट पे हो. अगर हम क्रॉक्सन एंड काउडन की डेफिनेशन देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि हाउ टू डिफाइन एन सेंटर टेंडेंसी, तो एक जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा. इट इज यूज रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज. अगर हम सेंटर टेंडेंसी को डिफाइन करें इन द टर्म्स ऑफ द एवरेज को डिफाइन करें तो एवरेज क्या होता है? एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरे जितने भी नंबर्स हैं उस रेंज को डिफाइन करते हैं क्योंकि दैट इज अ सेंटर पॉइंट. और सेंटर पॉइंट क्या होता है? हमेशा दो एंडिंग पॉइंट के बीच का पॉइंट होता है. तो व्हेन वी नो दैट इज व्हाट इज अ सेंटर पॉइंट तो वी आल्सो नो दैट कि व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस सेंटर पॉइंट. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड विद द एवरेज ऑफ द होल numbers, the whole values of the series. So since an average is within a range of the data is sometimes is called a measure of central value. Central value measure of location or an average. या हम किसी भी वैल्यूज या सीरीज का भी कह सकते हैं. when the term we use in a series तो सीरीज के टर्म में एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. without starting and ending point we never be identified what is the सेंटर पॉइंट. तो स्टैटिक्स में जो थ्री मोस्ट कॉमन मेजर होते हैं सेंटर टेंडेंसी के वो होते हैं मीन, मीडियन, मोड. और ये जो मेजर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द लोकेशन ऑफ द सेंटर पॉइंट यूजिंग अ डिफरेंट मेथड. तो हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और एक सेंटर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं. सो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आइडेंटिफाई द सेंटर टेंडेंसी, तो हम ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इस चीज को डिफाइन करता है कि जो एवरेज वैल्यू होती है ये हमेशा हेल्प करता है टू डिफाइन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ द इंटायर मास ऑफ डेटा. जो भी हमारा डेटा जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम डेटा की स्टडी कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू की जरूरत होती है जिसको हम सेंटर वैल्यू या सेंटर टेंडेंसी वैल्यू कहते हैं. कभी कभी एवरेज के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या एवरेज रहा. अगर हम लास्ट सम का देखें कितना हमें लास्ट एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल हमें कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ, तो वी नो वी कंपेयर ऑल दिस थिंग थ्रू अ सेंटर वैल्यूज या सेंटर टेंडेंसी से हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम सेंटर टेंडेंसी से वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू अ डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं अपने रेगुलर डिसीजन डे टू डे डिसीजन मेकिंग में या लॉन्ग टर्म डिसीजन में हम इन चीज़ों की वैल्यू को यूज करते हैं. और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फॉर अ फ्यूचर डिसीजन प्लानिंग और फोरकास्टिंग. ओके, सो अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और एवरेज की तो तीन इज द टर्म आपको डिफाइन होते हैं. वो फर्स्ट इज अ मीडियन, सेकेंड इज मीन एंड थर्ड इज म्यूड. तो मीन में अगर बात करें तो मीन में तीन चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी जल्दी ही. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन
Weighted mean is also a part of arithmetic mean. मीन में जाने से पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मीन, हमें कुछ चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक एवरेज की, एक सेंटर टेंडेंसी की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक अच्छे एवरेज का, एक गुड एवरेज का, दैट इज अ शुड बी अ सिंपली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड। व्हाट इज द वैल्यू, क्लियरली मेंशन होता है कि क्या होना चाहिए एक एवरेज की वैल्यू क्या है, और एक फिक्स वैल्यू डिफाइन होती है। एवरेज हमेशा एक फिक्स वैल्यू डिफाइन करता है। इट इज़ वेरी सिंपल और कैलकुलेट करने में ईजी होता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कभी भी हमें कोई भी इक्वेशन जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज़ अ फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। इट इज़ अ, जैसे जैसे हम सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम डेटा को बढ़ाते जाते हैं, एवरेज वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करता रहता है। सो अगर हम मीन की बात करें, अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें, तो मीन में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन द डेटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट। इसका मतलब होता है कि जो भी मीन होता है दैट इज कॉल्ड बी एवरेज। जनरल सम में हम उसको एवरेज कहते हैं। इज अ मोस्ट पॉपुलर, वाइडली यूज होता है फॉर इन द टेंडेंसी टर्म। तो अर्थमेटिक मीन इज अ नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय दियर नंबर्स। जो भी हमारी सारी वैल्यूज होती हैं उसका हम सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास होते हैं, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द मीन। तो मीन में भी हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन है, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन है, थर्ड इज हार्मोनिक मीन है। अगर सिंपल सा हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन में हम सीधे से जितने भी नंबर ऑफ डेटा हमें दे रखे हैं, जितने भी नंबर ऑफ डेटा या एलिमेंट्स या वैल्यूज हमें दे रखे हैं, उन सबका सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे दिए रहते हैं। तो दैट इज अ थ्री टर्म्स। आई मीन थ्री टर्म्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सम इज अर्थमेटिक मीन। Arithmetic mean is also defined ki arithmetic is a arithmetic means the sum or division where we use the sum, subtraction, multiplication, division. That is the arithmetic, matlab means calculation is there. Simply mean of the variable is defined as the sum of the observation divided by the number of observation. अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन क्या है। सो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो हमारे पास के रिकॉर्ड होते हैं, पास रिकॉर्ड्स होते हैं या ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं जो हमें पर्टिकुलर, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड बी ऑब्जर्वेशन। अब इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी इस कॉलेज की किसी भी क्लास की अगर परफॉर्मेंस को चेक करना है कि व्हाट इज द एवरेज पासिंग मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स द लास्ट 3 इयर्स, तो हम क्या करते हैं जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जैसे 2015, 2016, 2017 में अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2015 में अगर बीकॉम या एमबीए फर्स्ट ईयर में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज़ को प्लस करके और डिवाइड करें नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट इज़ अ ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, अगर हम वही 2017 में करते हैं, 2018 में करते हैं, तो हम ये आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एवरेज जो पासिंग मार्क्स हैं, जो अभी पासिंग है या पासिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो डेट इज़ वेरी क्लियर। तो ये हम इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हमारे एवरेज मार्क्स अच्छे आ सकें, मतलब हम और डेवलप कर सकें, स्किल डेवलप कर सकें। तो ये सब चीज़ों के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन की ज़रूरत होती है। तो दैट इज टर्म इज यूज थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या तो हम डेटा को रिकॉर्ड करके करते हैं या थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंट इन अ न्यूमेरिकल टर्म। सो अर्थमेटिक मीन में यही चीज़ है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उस सबका सम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है, हमने ज्यूम कर लिया है कि वेरिएबल जो एक्स है वो थ्री टर्म में है: x1, x2 और xn। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कितने भी टर्म हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो देन द जो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जो भी एक्स बार की वैल्यू आएगी वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn करके अपॉन एन। तो इसको हम सिग्मा एक्स अपॉन एन भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड और रो डेटा के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे ये समझना होता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ रिपीटिशन, किसी भी चीज का रिपीटिशन ही उसका फ्रीक्वेंसी इन द टर्म को डिफाइन करता है। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट के, जैसे अगर हम देखें पासिंग मार्क्स अगर 100 100 स्टूडेंट्स हैं
और एक पासिंग मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के अगर 100 नंबर्स हैं तो उसका एक पासिंग मार्क 30 है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर 100 स्टूडेंट्स के सेम नंबर आ रहे हैं या अलग अलग नंबर आ रहे हैं। इट इज़ नॉट बी, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सेम नंबर आते हैं। जैसे अगर एक ही स्टूडेंट है, जैसे हमारा मान लें कि 100 में 45 इज पासिंग मार्क्स, 30 पासिंग मार्क्स है, और 10 बच्चों के हमारे क्या हैं, 45 मार्क्स आए, तो 45 इज आवर ऑब्जर्वेशन, एंड जो 10 जो स्टूडेंट है दैट इज रिप्रेजेंट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो जितने नंबर ऑफ रिपीटिशन हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का, वही हमारी फ्रीक्वेंसी इन द टर्म कहलाती है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे x1 x2 x3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ऑब्जर्वेशन, और जो उसका फ्रीक्वेंसी f1 f2 रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द रिपीटिशन ऑफ दैट नंबर। ओके, तो जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी इन द टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, x1 इंटू एफ वन, x2 इंटू एफ टू, x3 इंटू एफ थ्री, x4 इंटू एफ फोर, और सबका सम कर देते हैं डिवाइड बाई द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक सिंगल सा फॉर्मूला हो जाता है हमारा सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन एन, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एफ को। सो अर्थमेटिक मीन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करने के लिए हम 3 मेथड्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अ शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड्स की जो हैं वो पार्ट अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है अर्थमेटिक मीन में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड को, एस्टेब्लिशन मेथड को। सो थ्रू एग्जांपल एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं हमारे एग्जांपल्स को। देखिए, अगर डायरेक्ट एक अगर देखा जाए तो हमारे 3 सीरीज होती है। फर्स्ट होता है हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, उस पर हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होते हैं। इन द टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ही आपको मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आपको सिर्फ वैल्यूज मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द मीन 2 4 6 8 10। तो अगर हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी यूज, हम इसका जो भी फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसका यूज कर लेते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 है, तो दैट इज 30। और जो नंबर है, नंबर इन द टर्म यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है, 5 नंबर्स है, तो अपॉन 5 करिए तो 6। तो 6 इज द व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट नंबर्स। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन का लग जाता है। और शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, वी टेक है ना अप्रॉक्स, एक एज्यूम हम मीन को, एक एज्यूम मीन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस चीज़ के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मीन का जो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हो जाता है वो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन होता है। अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा व्हाट इज द डी। तो यहाँ पे डी जो रिप्रेजेंट करता है वो डेविएशन रिप्रेजेंट करता है ईच वैल्यू फ्रॉम द एज्यूम मीन। मतलब जो हमारा एज्यूम मीन से जो हम ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डी। तो यहाँ पे डी को रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें चीज़ें सही समझ में आएंगी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स आर 75 68 80 92 56, फाइंड इज एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स की बात हो रही, तो हमें एक्स दे रखा है और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमने क्या किया, एक अप्रॉक्स मान लिया। हम यहाँ पे 75 से लेके 92 के बीच में वैल्यूज है, तो हम कुछ ही मान सकते हैं। एवरेज हम 60 मान सकते हैं, 65 भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज क्या माना है, एक एवरेज जो अप्रॉक्स हमें मानना होता है, एज्यूम करना होता है, एज्यूम मीन, तो वो हमने 68 मान ली। तो 68 से हमने क्या किया, डेविएशन वैल्यूज निकाली, डी की वैल्यू निकाली, तो एक्स माइनस ए। तो 75 में 68 माइनस किया 7 आ गया, 68 में 60 किया 8 किया 0 आ गया, 80 में 68 माइनस किया 12 आ गया, 92 में 68 माइनस किया 24, 56 में 68 माइनस किया -12। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू आइडेंटिफाई वेयर इज द माइनस वैल्यू और वेयर इज द प्लस वैल्यू। तो जैसे 56 को माइनस किया, 56 माइनस 68, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है दैट इज रिप्रेजेंट -12। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू आ रही है 31। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए की जो वैल्यू है दैट इज 68, क्योंकि हमें 68 माना था। सिग्मा डी की वैल्यू आपकी 31 हो गई। एन कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 31 अपॉन पॉइंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 74.2 आ गई। तो ये हमारी एक एवरेज वैल्यू है थ्रू अ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट इज द बेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट मार्क्स दे रखे हैं। सपोज दैट हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 64 63 62 61 60 और 59। तो हम यहाँ पे दो मेथड यूज करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जब, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है, नो फ्रीक्वेंसीज रिपीटेड।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बोल लीजिए नंबर ऑफ, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करें तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ के टर्म में बात होती है। तो ये जो हमारी स्टडी होती है, ये जो हमारी टेबल होती है, दैट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो सिंगल टर्म में होता है। तो तीन तरह के डेटा हम कैलकुलेट करते हैं, तीन तरह के टेबल्स में डेटा हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज अ इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज अ डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो अभी हम डिस्क्रीट सीरीज पे इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है 64, 63, 62, 61, 60, 59 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है f10। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम अगर हमें जब डायरेक्ट मेथड निकालना है तो हम x और f को इंटू कर देंगे तो fx आ जाएगी। तो 64 का 8 से इंटू किया 512, 63 का 18 से किया 1124, 62 का 12 से किया 744। तो हमने x और f को दोनों को इंटू कर दिया, दैट इज द वैल्यू, हमें fx मिल गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी f को टोटल भी हमें निकालना है, तो दैट इज अ सिग्मा f 60। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 3713 हो गई और जो सिग्मा एफ की वैल्यू है वो अपॉन 60 हो गई। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज आपका आ रहा है वो 61.88 आ रहा है। ठीक है। बट शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हमें एज्यूम करना होता है, एक वैल्यू हमें एज्यूम करनी होती है, उसके बाद हमें डेविएशन डी की वैल्यू निकालनी होती है, देन एफ को हम डी से इंटू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डी की वैल्यू है वो कैसे निकाली, हमने एक्स से एज्यूम कर लिया। तो एक्स में से एज्यूम क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 62 एज्यूम कर लिया। 62 यहाँ पे ए है, तो 64 को -2 से किया, दैट इज 2। 63 को 62 से माइनस किया 1, 62 को 62 से किया 0, 61 को 2 से किया तो -1, 60 को -62 किया -2, 59 को 62 किया तो -3। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई और एफ और डी को हमने इंटू कर दिया। तो 8 टू जा 16, 18 1 जा 18, 12 0 0 हो गया, 9 1 जा -9 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, एंड जो हमारी एफ डी की वैल्यू आई टोटल वो -7 आई। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। तो 62 प्लस, सॉरी 62 प्लस -7 अपॉन 60 आ रहा है। तो वैल्यू यहाँ पे जो आपकी आ रही होगी, जब माइनस की वैल्यू हो जाएगी 62 -7 अपॉन 60 हो जाएगा, तो वैल्यू जो आपकी आ रही है वो सेम आ रही है 61.8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट मेथड है और जो सारा शॉर्टकट मेथड है उससे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आपके सेम आ रहे हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मेथड्स, क्यों हम दो मेथड्स को स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हम दो मेथड को स्टडी क्यों करते हैं। देखिए क्योंकि आपको एक चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इज अ टाइम मैनेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 3 आवर्स दिए जाते हैं। 3 आवर्स में आपको ये सॉल्व, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। अगर हम उसमें एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉन्ग टर्म से अगर हम जैसे डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं और डायरेक्ट मेथड में देखिए आपने टोटल करने लगे, आप इंटू करने लगे, तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है हमारा वो हैवी होता जा रहा है। ठीक है। अगर वैल्यू और बड़ी होती है, यहाँ 100 के टर्म में होती, 200 500 के टर्म में होती, तो ये कैलकुलेशन और लेंथी जाता। ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कैलकुलेशन बेस पे लेंथी होता है, जबकि शॉर्टकट मेथड से हमें इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज हमारी छोटी होती हैं और आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो इन द टर्म ऑफ द एक्यूरेसी कहें तो डायरेक्ट मेथड की एक्यूरेसी उतनी ही कम होती है, बट शॉर्टकट मेथड की एक्यूरेसी और टाइमिंग उतनी ही कम होती है। डायरेक्ट मेथड में हमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक्यूरेसी में इशू हो सकता है, जबकि शॉर्टकट मेथड में हमारा टाइम कम लगता है और एक्यूरेसी एक्यूरेट होती है। ठीक है। मतलब आंसर की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट होती है। सो यहाँ पे हम देखिए दोनों मेथड को यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड को और शॉर्टकट मेथड को। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, तीन मेथड हम बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज जहाँ पे हमारा जो डेटा, हमारी जो वैल्यूज़ है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं वो टेबल के फॉर्म में दी जाती हैं। तो वो हमारा क्या होता है, टेबलर या इंटरवल के टर्म में दी जाती हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका, उस मेथड में जब हम यूज़ करते हैं मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी तीन मेथड डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी यूज हो सकता है, डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है और स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज हो सकता है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हम स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो इंटरवल्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं, जैसे यहाँ से 0 से 10 है,
ठीक है, 10 का गैप है, 10 से 20 है, 10 का गैप है, 20 से 30 है, 10 का गैप है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है। तो दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस टेबल। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी जो टेबल हमें दे रखी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, वो कॉन्टिन्यूस में है कि नहीं है एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है, सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसके भी आप यहाँ सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ की मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 होगी। 10 to 20 की 15 होगी। 20-30 के 25 होगी। 30 से 40 35, 45 55 और 65। तो ये मिड वैल्यू है। अब इसी मिड वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं। तो अब इसमें ये क्या होता है, इसमें तो ये हम कॉन्टिन्यूस सीरीज क्यों बनाते हैं, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने की हमें ज़रूरत क्या होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक्चुअली क्या होता है, कई बार जो नंबर्स होते हैं वो जैसे नंबर ऑफ काउंटिंग, जैसे नंबर ऑफ हमारे पास सैंपल ज़्यादा है, नंबर ऑफ लोग ज़्यादा है हमारे पास 100-200 लोग हैं। अब उसमें हम हर एक इंसान का सिंगल टर्म से करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के टर्म में कैलकुलेट करें, तो अगर हम देखते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रहा है वो 5,000 से 50,000 के बीच में दे रहा है, तो हम ये देख लेते हैं 5 से 10,000 के बीच में कितने लोगों को मिल रही है, तो वो काउंट हो जाता है। 10 से 15,000 के बीच में, 15 से 20,000 के बीच में, 20 से 25,000, 25,000 30,000, 30,000 35,000। तो हमें जो नंबर है वो काउंट हमें डिफरेंट मिल जाते हैं, उससे कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाती है। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज में भी यहाँ पे चीज़ें कॉन्टीन्यूस मैनर में चल रही हैं। और ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात रखना होगा, ज़रूरी होता है, जो इंटरवल का स्टार्टिंग होता है, इंटरवल का एंडिंग होता है, और दूसरे इंटरवल जो दूसरा डेटा होता है उसका स्टार्टिंग, दोनों सेम होने चाहिए। अगर इसमें डिफ्रेंशिएट आता है, इसमें डिफरेंस आता है, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है कॉन्टीन्यूस में। तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकल गई है, हम डायरेक्ट मिड वैल्यू में हम इसका डिवीजन फॉर्मूला लगा देते हैं। डी की वैल्यू यहाँ पे सेम लगाते हैं, डी इजकल टू हमारा एक्स माइनस ए अपॉन सी हो जाता है। ए यहाँ पे हमारा एज्यूम इन होता है, तो यहाँ पे मिड की वैल्यू जो हमारी होती है उसको हम एज्यूम मान लेते हैं 35। तो 5 - 35, और सी जो होता है हमारा इंटरवल का टाइम पीरियड होता है 0 से 10, तो 10 यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 10। तो 5 में 35 माइनस किया 30 हो गया, अपॉन 10 किया -3, इसी तरह -2 आ जाएगा। 15 को माइनस किया 35 से, -20 आ जाएगा अपॉन 10, तो -2। 25 को 35 से करेंगे तो -10 अपॉन 10, तो -1। इसी तरह से 0 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी। और एफ का इंटू हम डी से कर देंगे, तो एफ डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल हम यहाँ पे सम कर देंगे, दैट इज अ -20। और एफ सिग्मा एफ की वैल्यू जो हमें निकालनी होगी वो हमारी 50 होगी। तो कई बार यहाँ फॉर्मूले में एन लिखा रहता है, लेकिन हम उसका यूज़ हम सिग्मा एफ के टर्म में करते हैं। तो सिग्मा एफ के टर्म में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है हमारी, वो ऑब्जर्वेशन जो मीन वैल्यू है उसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ या एन इंटू सी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम इन 35 माना है, तो हम यहाँ पे 35 लिखते हैं। होपफुली हम यहाँ पे 30 भी लिख सकते हैं। अज्यूम इन हमारे हाथ में डिपेंड करता है कि हम क्या लें, हम यहाँ 45 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते थे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप अज्यूम इन डिफरेंट ले लेंगे तो आपके जो आंसर्स होंगे वो गलत आएंगे, वो आपके आंसर सही आएंगे न सेम आएंगे, क्योंकि दैट इज अ क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एज्यूम में हम कर सकते हैं। तो एज्यूम एल क्योंकि हमने 35 मानी, तो एज्यूम ए से 35 हो गया। सिग्मा एफ डी की वैल्यू -20 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगता है, तो सिग्मा एफ डी -20 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू 50 है, तो अपॉन 50। और सी की वैल्यू जो हमने, सी की वैल्यू क्या होती है, जो इन दोनों का गैप होता है, तो सी की वैल्यू हमारी 10 होती है, जो हमने यहाँ पे भी ली थी, सी की वैल्यू 10 है, तो इंटू 10 किया, तो हमारा 35 - 4 आ गया अपॉन 31 आ गया। तो इस तरह से हम स्टेप डेविएशन में भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे जो मिड वैल्यू है हमें निकालनी होगी, मिड वैल्यू को हमने डायरेक्ट इनटू करना होगा एफ से, तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा। और हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा, जब हम एफ एक्स को टोटल निकालेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की जैसे ही वैल्यू निकलेगी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की, तो दैट इज द सेम वैल्यू ऑफ दिस जो हमने स्टेप डेविएशन से निकाली है, उसकी वैल्यू के सेम होगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जब हमें सिग्मा एफ से वैल्यू मिल रही है तो वाई वी यूज स्टेप डेविएशन, हम इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। तो रेट वही है, चीज़ वही है, आपको समझने की जरूरत यहीं पे यहाँ पे आती है कि जब हम एक्यूरेसी इन द टर्म में कर रहे हैं, जब हमें एक्यूरेसी चाहिए और हम इजीली वे में कर रहे हैं, मतलब हम कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं,
तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आती है वो -3 -2 1 के टर्म में आई है, जिसमें कैलकुलेशन आप जब इंटू करेंगे तो बहुत सिंपल वे में जाए, जब एफ एक्स का इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, जितना कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा होगा, उतना आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम किस तरह से सिंपल तरीके से एक्यूरेट आंसर निकाल सकें। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। इसके थ्रू हम स्टेप डेविएशन मेथड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बड़े क्वेश्चन को भी ले रहा हूँ। अगर बड़े क्वेश्चन में अगर आप देखना चाहें कि कैसे हम क्यों हम देखिए डायर मेथड इतना हैवी क्यों हो जाता है, इसको भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। देखिए क्लास इंटरवल जो है वो हमारा अब सिंपल नहीं रहा, वो 1630 से 730 के बीच में है। तो जो गैप है वो 100 का है, क्लास इंटरवल 100 का है, यहाँ पे भी 100 का है, यहाँ पे भी 100 का। तो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस मैन है। कॉन्टिन्यूस में 90-30 है तो 90-30 है, 80-30 तो 80-30 है, 17-30 है तो 17-30, तो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इस टर्म में दे रखी है। तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाल ली। तो मिड वैल्यू आपकी 1680 आई, 1780 आई, 1880 आई। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम में होता है कि हाँ सर आपने मिड वैल्यू बोल दिया, हमने मिड वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो मिड वैल्यू क्या होता है, आप क्या करिए 1630 को प्लस कर दीजिए 1730 से अपॉन 2 कर दीजिए। तो मिड वैल्यू इज अ मिड पॉइंट। तो आपको इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट अपॉन 2 कर दीजिए, मतलब इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह ये वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरह ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इन दोनों के बीच में जो है वो 100 का गैप है, तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आएगा। तो 50 को जोड़ेंगे 1630 से तो 1680 आएगा, 15 को जोड़ेंगे यहाँ 2080 आएगा, ये भी है। तो दैट इज अ सिंपल मैनर हाउ टू विच टाइप ऑफ लॉजिक यू यूज फॉर अ कैलकुलेशन टू मिड पॉइंट, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक्स की वैल्यू निकल गई, एफ की वैल्यू हमें गिवन थी, तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू को एक्स मान लिया, एफ एक्स कर लिया। तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए कैलकुलेशन में कितना बड़ी वैल्यू आई है, और फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैल्यू को हम प्लस करते हैं तो हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो 1,91,000 आ रही है। ठीक है, तो मीन की जो वैल्यू आ रही है वो आप देखिए कितनी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करने के बाद हमें इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो दैट इज अ टफ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। और एक्यूरेसी में थोड़ा कभी भी अगर एक भी चीज़ या वैल्यूज़ की मिसिंग हुई तो एक्यूरेसी या आंसर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब वही क्वेश्चन को हम देखिए स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो किस तरह से कितना इजीली कर रहे हैं। देखिए मिड वैल्यू तो आपको मिल गई, मिड वैल्यू आपने निकाल ली, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो आपने क्या किया, डी की वैल्यू निकाल ली, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए कर लिया। ए आपने क्या मान लिया, 2080 मान लिया। तो 1680 को 2080 से माइनस किया, -400 -300। ये जो गैप है वो आपको 100 का ही दिखेगा, तो 100 का आपको गैप मिल गया। तो आपने एफ डी निकाल लिया। अगर शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो आपको शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकल गई, अपॉन सिग्मा एफ कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। जब हमें बात करनी होती है स्टेप डेविएशन की तो हमें क्या करना होता है, हमें एच निकालना होता है, अपॉन एच कर देंगे। एच क्या होता है, एच या सी सेम थिंग, 100 जो है वो एच है, तो -4 है, -400 निकला, अपॉन 100 कर दोगे, -4 -3 -2 यहाँ पे एफ का जो है इंटू है वो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो हमारा जो एफ डी निकला है वो -1/70 निकला है। तो यहाँ पे बस इन दोनों में यही फर्क होता है स्टेप डिविएशन में और शॉर्टकट में। यहाँ पे एच इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे एच इंक्लूड होता है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हम अपॉन एच करते ही हैं, डी की वैल्यू जब निकालते हैं तो अपॉन एच नहीं करते। स्टेप डिविएशन में हम अपॉन एच करते हैं, मतलब दोनों के इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, तब हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी स्टेप डिविएशन में आती हैं। तो जो मेन डिफरेंस है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन में वो ये है कि जो इंटरवल्स होते हैं उसको हम डिवाइड नहीं करते डी की वैल्यू में, जबकि शॉर्टकट में हम उस वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं, स्टेप डिविएशन में यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा मीन आ रहा है, अगर आप तीनों मेथड देखेंगे, पीछे वाले वैल्यू में देखेंगे डायरेक्ट मेथड में तो 1910 ही आ रहा है, और इस वाले में देखेंगे तो 1910 ही आ रही है वैल्यू। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं वो सेम ही आएंगी, चाहे आप कोई भी। तो अगर नहीं भी आ रही है, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हमें अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस निकालने होते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम प्लस माइनस की वैल्यू सही से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें याद रखना होता है हमेशा कि जो माइनस माइनस होता है वो प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, जैसे -20 और -10 है,
तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी आएगी, -30 आएगी। तो वैल्यू कितनी किसकी बड़ी है, 10 की जो वैल्यू है वो माइनस में सबसे बड़ी होती है। तो जो 10 -10 है उसमें ऑलरेडी माइनस लगा है, इसलिए -30 हुआ। अगर -20 + 10 करते तो आपकी क्या होती वैल्यू, अगर -20 + 10 करते तो आपकी वैल्यू -10 होती, क्योंकि 20 की जो वैल्यू है वो -1 है, माइनस में है, इसलिए -10। तो कैलकुलेशन करते समय बस माइनस प्लस का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन आराम से सिंपली वे से हो जाएगा और आपके आंसर एक्यूरेट भी आएंगे। ठीक है। सो इन दिस जो इस पूरे सेक्शन में है, हमें तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हाउ टू यूज़ ऑफ द डायरेक्ट मेथड, हाउ टू यूज़ ऑफ द शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। और जो कैलकुलेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है, उससे बहुत ज़्यादा ध्यान दे कि हमें उस कैलकुलेशन को सिंपली करना होगा, और उसको और ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, या डिफरेंट टर्म्स में क्वेश्चंस होते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज को कैसे बनाएं, फिर स्टेप डेविएशन का यूज कहाँ पे करें। तो इसके लिए मैंने छोटे से वीडियो बनाए हैं, तो आई विल ट्राई कि हम इस नेक्स्ट सेशन में इन वीडियो का यूटिलाइजेशन कर सकें, उस वीडियोस को हम आपको दिखा सकें, जिससे आप और अच्छे तरीके से मीन के मेथड को समझ सकेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने में स्टॉप कर रहा हूँ, और तब तक आप प्रैक्टिस करिए इन दिस क्वेश्चंस की। अगर इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम्स आती है इन द टर्म ऑफ कैलकुलेशन में, तो आप फिर से मेरे वीडियोस देख सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में वेट करिए, मैं उसमें आपको, हाँ, ये चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे हम यूटिलाइज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यूज़ को, और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे अर्थमेटिक मीन के बारे में, और इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अर्थमेटिक मीन की जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी, क्यों हम सेंटर टेंडेंसी का यूज़ करते हैं ये भी क्लियर होगा, और इसके बिहार पे इसके आगे हम जब बताएंगे तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटर एंड अर्थमेटिक मी का जो क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको भी डिफाइन करेंगे। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।